वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जितने कम लोग क्यों है? साक्षी नहीं है। आ, क्या स्वस्ति की भी नहीं है, सात्विक की भी नहीं है आज। चलो, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस लिखा डिफरेंस के बुक में। मैं एक बार ही डिफरेंस का बुक चेक करूंगी, उसमें सारे डिफरेंसेस चाहिए। अभी आप सोचोगे मैम ने आज बोला तो बाद में लिखेंगे, ऐसे करते करते आपके एक्यूमुलेट होता जाएगा आपका ही होमवर्क। तो जिस दिन मैं नोटबुक लाने बोलूंगी उसके पहले दिन सारी चीजें करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि जिस दिन क्लास खत्म होता है या जो दिन बोला है मैंने वो दिन ही सीधा लिख दो। देन नेक्स्ट इज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट। अभी ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज ऑफ प्लेजर, प्लेजी। इन द सेम वे देर आर सम ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट। क्या एजेंट है? क्या ड्यूटीज है एजेंट के? ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करेगा? एजेंट विल ऑलवेज वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इन हिज डायरेक्शन। एजेंट विल ऑलवेज टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विद कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। उसको खुद को उसको खुद को कोई डिसीजन लेने का राइट है क्या एजेंट को? नहीं। बट कुछ एक्सेप्शन है उसके लिए, जैसे अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो, या फिर प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए अगर चाहो तो एजेंट क्या कर सकता है? डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज एजेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल के। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। रीजनेबल केयर एंड स्किल का मतलब होता है जो भी गुड्स प्रिंसिपल के, जो भी गुड्स एजेंट के पास है, वो सारे गुड्स का क्या करना चाहिए? उसने एक रीजनेबल केयर लेना चाहिए। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहिए। उसने क्या यूज करना चाहिए? रीजनेबल केयर लेना चाहिए गुड्स का। देन ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। जैसे अभी सारा माल, सारा गुड्स किसके पास होगा? एजेंट के पास होगा। तो क्या एजेंट डेटा मेंटेन करता होगा? स्टॉक में इतना है, सेल इतना हुआ है, परचेस इतना किया है, कौन से ट्रेडर से परचेस किया है, सेल किसको किया है, किसका कितना पैसा पेंडिंग है, ड्यूज क्या बाकी है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब क्या एजेंट ने रखना चाहिए? डेफिनेटली। और वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ही शुड रेंडर इट टू द प्रिंसिपल। देन इट इज एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट द प्रिंसिपल। मतलब क्या? इट इज ड्यूटी ऑफ एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल द रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद इट्स प्रिंसिपल। जैसे कोई सडन जैसे कोई सडन ऐसी चीज आ गई या कोई एक आधी कंडीशन अराइज हुई जहां पे एजेंट को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे स्टॉक में गुड्स है वो मुझे अभी सेल करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं सेल नहीं करूंगा तो कल जाके इसका प्राइस एकदम कम हो जाएगा। ऐसा एजेंट को लग रहा है या ऐसा एजेंट का क्या है? प्रेडिक्शन है। तो क्या एजेंट ने सारा केयर लेना चाहिए टू कम्युनिकेट विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल? यस, एजेंट ने पूरा प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहिए? जो भी डिसीजन वो ले रहा है, जो भी उसका थॉट प्रोसेस है, सारी चीजें एजेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट का मतलब है खुद से कोई कांड नहीं करना चाहिए, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ही हैव टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। सो वो खुद के मन मर्जी से एज इफ वो खुद ओनर है ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया तो अगर ऐसा किया तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है, आइदर टू रिप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल बोलेगा
कि मैंने तेरे को बोला था 1,000 के ऊपर उधारी मत देना, तूने 5,000 की उधारी दे दी है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन को रिप्यूडिएट कर रहा हूँ, मतलब कैंसिल कर रहा हूँ। या फिर क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे ही एजेंट ने काम करना चाहिए, ये चीज आपको पता है। एजेंट शुड ऑलवेज वर्क एट द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। सपोज प्रिंसिपल के पास, एजेंट के पास प्रिंसिपल का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक का प्राइस आज क्या है, 10,000 रुपया है। एजेंट ने उसको स्ट्रिक्टली बोल के रखा है कि ये जो गुड्स है इसको क्या करना, होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना। लेट से आज 6th है, डेट 6th है, तो इसको होल्ड करके रखना टिल 10th ऑफ जून तक। 10th ऑफ जून तक 4 दिन के लिए होल्ड करके रखना। 4 दिन में इसके प्राइस एकदम डबल होने वाले हो। मैं स्टॉक मतलब शेयर मार्केट की नहीं बात कर रही हूँ, मैं गुड्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसके प्राइस एकदम डबल होने वाले हैं। सो वी विल एक्सपेक्ट अराउंड 18,000 टू 20,000। तो ये जो एजेंट है उसने अपने मन मर्जी से, उसने अपने मन मर्जी से क्या कर दिया, 7th ऑफ जून को बिकॉज प्राइस 14,000 हो गए, तो उसने ये सारा की सारा स्टॉक क्या कर दिया, 14,000 को सेल कर दिया। क्या ये प्रिंसिपल के डायरेक्शन के टूवर्ड्स था क्या? नहीं, ये प्रिंसिपल के डायरेक्शन के बियॉन्ड था। क्योंकि प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी मनमर्जी से क्या किया है, मनमर्जी से ट्रांजैक्शन किया है, मनमर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। आइदर ही विल रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रिंसिपल कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस, कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस और कैन क्लेम फ्रॉम द बेनिफिट ही हैव अराइजन फ्रॉम। जैसे 10 तारीख तक अगर स्टॉक होल्ड करके उसको कितना बेनिफिट मिलता था, इमेजिन 10th को अगर 18,000 सेल हुआ होता तो उसको कितना बेनिफिट मिला होता, 8,000 का, 8,000 रुपीज। बट 7th जून को एजेंट ने स्टॉक सेल किया है, उसको कितना बेनिफिट मिला, 10 के ऊपर 4,000। तो क्या ये एक्स्ट्रा 4,000 रुपया प्रिंसिपल रिम्बर्स करने के लिए लाइबल है? प्रिंसिपल कैन कंपेंसेट जितना भी उसने बेनिफिट रिसीव किया होता, वो बेनिफिट वो किससे रिसीव करेगा, डेफिनेटली फ्रॉम द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल विल हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दो, जाओ परफॉर्म नहीं करना है ये वाला ट्रांजैक्शन, या he can claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction। ट्रांजैक्शन के ऊपर से अगर कोई बेनिफिट मिला होता तो क्या वो बेनिफिट प्रिंसिपल क्लेम करेगा? डेफिनेटली ही विल क्लेम द बेनिफिट। हाँ बोलो। खुद के नाम पे लेके रखे, मनी इज ऑफ प्रिंसिपल, ओके। he will repudiate the contract, he will have to repudiate the contract, क्योंकि प्रिंसिपल ने तो बोला नहीं था खरीदने के लिए, एजेंट ने अपने मन से खरीदे। सो एजेंट विल हैव टू रिप्यूडिएट से ज्यादा बेटर मैं बोलूंगी कि एजेंट विल हैव टू रीपे द अमाउंट। लेट से अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के 1,00,000 रुपीज यूज किए हैं टू इन्वेस्ट समवेयर और टू बाय समथिंग, सो वो 1,00,000 रुपीज उसको रिम्बर्स करवा के देना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम का कंसेप्ट है। अगर रैटिफिकेशन, अगर विद इन सम डेज, ये विद इन 8 days, 4 days, 5 days, अगर प्रिंसिपल ने एक्ट को रैटिफाई कर दिया, चल ठीक है तू जो बोल रहा था ना स्टॉक खरीद ले, या फिर खरीद लिया है तो आई विल अप्रूव योर ट्रांजेक्शन, तो देन लाइबिलिटी विल बी ऑफ प्रिंसिपल। बट इफ विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड प्रिंसिपल डज नॉट रैटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, देन प्रिंसिपल का उस पर लाइबिलिटी तो होता ही नहीं है, बट प्रिंसिपल उस पर बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर सकता है बिकॉज रीजनेबल टाइम हैज बीन ओवर। सो अल्टीमेटली वो एजेंट का लाइबिलिटी है कि रीजनेबल जितना भी प्रिंसिपल का पैसा यूज किया है वो पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। और अगर प्रिंसिपल ने वो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया, फर्दर रैटिफाई कर दिया, तो पैसा वापस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल का ही पैसा यूज किया है। हाँ, बट जो फिर बेनिफिट होता है उससे वो किसको देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा।
ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। सीक्रेट प्रॉफिट्स मतलब क्या? एनी एस्पिरेशन प्रॉफिट है या एनी सीक्रेट प्रॉफिट है, जैसे साइकिल है। ओके, अभी एक डीलर है, साइकिल का डीलर है, उसने एक एजेंट को हायर किया। उसने एक एजेंट को हायर किया, बोले पुणे में जो भी सारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मैं तुझे देना चाहता हूँ, तो पुणे में जो भी सारा कस्टमर्स को साइकिल का डिलीवरी करना है वो तू तेरे एंड पे किया कर, तेरे बिहाफ पे किया कर, तो उसके लिए उसको सर्टेन परसेंटेज कमीशन मिल रहा है। एजेंट बोला सर नो प्रॉब्लम। पर एजेंट के पास अभी जनरली ऑलरेडी साइकिल क्या है, पड़ी हुई रहती है। एजेंट के पास 100 स्टॉक ऑफ साइकिल है, 100 नंबर ऑफ साइकिल है क्वांटिटी वाइज। तो अभी एजेंट ने क्या सोचा कि मेरे पास वैसे भी 100 साइकिल पड़ी है, जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तब मुझे डिस्पैच करना है, इन बिटवीन मेरे पास 10 से 15 दिनों का टाइम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो साइकिल्स है वो रेंट पे देता हूँ। वो साइकिल क्या करूंगा, रेंट पे दूंगा। तो साइकिल रेंट पे देने के बाद मुझे उससे कुछ रेंट आएगा, जैसे 100 रुपया पर डे के हिसाब से। अगर कोई 5-6 दिन भी लेके गया तो इट विल बी 500-600 रुपीज पर डे। सो आई कैन मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो इज इट अलाउड इट? नो, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है। और एजेंट ने इनकेस ऐसा कोई हरकत किया तो वो जो कमाए हुए पैसे हैं क्या उसको प्रिंसिपल को रिटर्न करना पड़ेगा? डेफिनेटली रिटर्न करना पड़ेगा। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है एनी एडवांटेज ऑब्टेन बाय एजेंट ओवर एंड अबाउ हिज अग्रीड रिमोनरेशन। उसको जितना कमीशन मिल रहा है साइकिल के सेल पे, उसके ऊपर उसने रेंट का बेनिफिट का सोचा कि मुझे कुछ रेंट मिलेगा तो उसमें मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या ये ओवर एंड अबाउ अग्रीड रिमोनरेशन या कमीशन है? आंसर इज यस। तो दैट विल बी नथिंग बट अर्निंग सीक्रेट प्रॉफिट विच इज नॉट अलाउड। एंड अगर ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट उसने अर्न किया तो ऑलवेज प्रिंसिपल विल हैव टू ऑप्शन, आइदर टू रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट और फिर या फिर वो जो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है वो पैसा किसको देना पड़ेगा? प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। It is duty of agent not to make the secret profit in the business of agency. His relationship with the principal is of fiduciary nature. Fiduciary का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है एक प्रिंसिपल और एजेंट में या फिर पार्टनर्स में। तो देयर इज अ fiduciary relationship between principal and agent, and this requires absolute good faith and conduct of the agency. कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको एग्जाम्पल के तौर पर लो। क्या नाम था वो दो कैरेक्टर का? क्या था? ठीक है, किसी एक ओनर ने क्या किया, एक पर्सन को हायर किया। बोले मेरे को जमीन खरीदना है, मेरे को जमीन खरीदना है, तो मेरे लिए जमीन देख ले। बजट दे दिया, इतना बजट है मेरा 20 लाख रुपए का। वो पर्सन ने जमीन तो देख ली, बट किसी और के नाम पे 24 लाख रुपीज में वो क्या कर ली, बाय कर ली, 24 लाख रुपीज में। और अब उसने ओनर को कितने में सेल की? 26 लाख रुपीज में सेल की। तो क्या उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया? हाँ, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। अल्टीमेटली क्या जो प्रिंसिपल है जिसने हायर किया है लैंड खरीदने के लिए या देखने के लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है? चाहो तो डेफिनेटली कर सकता है। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि 20 लाख मतलब जिसने एजेंट ने जितने में भी खरीदी है वो जमीन, उतने में उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। अगर कोई काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है तो फर्दर क्या वो डेलीगेट काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब एजेंसी आ जाएगा। क्या सब एजेंसी इज वैलिड इन आइज ऑफ लॉ? नो, सब एजेंसी इज नॉट वैलिड। व्हाट इफ सब एजेंट इज अपॉइंटेड with consent of the principal? It would be valid because it would be considered as if substituted agent, है ना? बस अपॉइंट करने के लिए अगर आपने एक एजेंट रखा है तो वो वैलिड है, बट किसी एजेंट ने उसका काम करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है तो देन इट विल बी सब एजेंसी एंड इट वोंट बी वैलिड। नेक्स्ट, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीट फॉर द प्रिंसिपल। जैसे अभी अगर एजेंट सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो क्या कस्टमर से कलेक्शन भी वही करेगा? हाँ, कलेक्शन भी वही करेगा। जैसे अभी क्या हुआ, एजेंट एक कस्टमर के पास गया और उसका 1 लाख रुपया आना है, कस्टमर से उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अभी कस्टमर ने एजेंट को 1 लाख रुपया दिया, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल को 1 लाख रुपया दिया।
तो क्या ये 1 लाख रुपया एजेंट को प्रिंसिपल को देना जरूरी है? यस, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है। हाँ, इमेजिन करो एजेंट का लास्ट मंथ का कमीशन ड्यू है या फिर लास्ट मंथ का सैलरी ड्यू है 20,000 रुपीज। तो क्या ये 1 लाख रुपए में से 20,000 कट करके आगे 80,000 दे सकता है? हाँ, एजेंट अपना कमीशन कट करके बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो प्रिंसिपल को दे सकता है। Duty not to use any confidential information received in course of agency against the प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल एजेंट का अगर एजेंसी रिलेशनशिप है या उनके दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये केस में क्या प्रिंसिपल ने उसके बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एजेंट को दी होगी, क्योंकि जब तक वो एजेंट को बताएगा नहीं वो काम कैसे करेगा। तो क्या एजेंट ने उसको हिडन रखना चाहिए या कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए? एजेंट ने किसी को जो भी सीक्रेट ऑफ द बिजनेस है वो शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे सारे बिजनेसेस के सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। कोई जैसे फूड इंडस्ट्री में रिलेटेड अगर कोई बिजनेस हो तो उनका रेसिपी एक उनका गुडविल होता है, उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। क्या उनके एम्प्लॉइज को वो चीज पता होगी? हाँ, उनके एम्प्लॉइज को या कुछ कंसर्न लोगों को वो चीज पता रहती है, एंड इट इज गिवन इन देयर एग्रीमेंट ऑल्सो कि आप ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इन केस अगर ऐसा पता चला कि आपने ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है तो कंपनी कैन स्यू यू, ऐसा ऑलरेडी उनके बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है। सो दीज आर सम ड्यूटीज ऑफ एजेंट। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया तो आ गया होगा कि एजेंट ने क्या करना चाहिए। जितना पैसा आया है उतना प्रिंसिपल को देना चाहिए, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा और क्या बोला था मैंने, सीक्रेट प्रॉफिट का बोल दिया। डेलीगेट, जो काम उसके पास आया है वो फर्दर किसी को डेलीगेट नहीं करना चाहिए। ऑल दीज आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट। उसने जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है प्रिंसिपल को रेंडर करना चाहिए, देन प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो दीज आर ऑल द ड्यूटीज ऑफ एजेंट। एजेंट ने क्या किया तो पोलाइटली, एजेंट ने मून लाइटिंग किया तो अभी एजेंट का मूनलाइटिंग का कुछ ऐसा नहीं रहता है। अगर कोई पर्सन एजेंट है किसी प्रिंसिपल का तो वो ऐसा कभी डिसाइडेड नहीं रहता या प्री डिसाइडेड नहीं रहता है कि वो एक ही जगह पे काम करे। ऐसा हो सकता है एक पर्सन साइमल्टेनियसली 2 से 3 लोगों का एजेंट है, उसको कुछ नहीं बस गुड्स का डिलीवरी करना है या उसको कुछ नहीं बस पैसों का कलेक्शन करना है। सो इट कैन हैपन, बट इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि कोई एजेंट है 24/7 एक प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा हो, उनका बिजनेस बड़ा हो, तो ये केस में वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। बट if nothing is given in the contract, he can work for more than 2 principals or more than 1 principal, no matter. मूनलाइटिंग करते वक्त ऐसा किया तो एक बात दिमाग में से निकाल लो कि मूनलाइटिंग कंसेप्ट ये एजेंसी में नहीं होता है, ये कंसेप्ट सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, वेयर देयर इज अ बॉन्ड, जहां पे एक पर्सन 2 लोगों के लिए या 2 कंपनीज के लिए काम नहीं कर सकता। इन केस ऑफ एजेंसी एन एजेंट कैन वर्क फॉर मोर देन 1 प्रिंसिपल, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड इफ अगर एजेंट ने जैसे एज पर योर एग्जाम्पल एजेंट ने 2 लोगों के लिए काम किया और उसने दूसरे वाले को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके दिया, so ultimately first principal will have an option to repudiate the contract with agent and he can sue for the damages. अच्छा वैसे सो अल्टीमेटली ही इज अर्निंग सीक्रेट प्रॉफिट, अल्टीमेटली ही इज अर्निंग सीक्रेट प्रॉफिट कि मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या एजेंट का कमीशन भी बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। सो फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसको ये चीज पता होने के बाद वो क्या कर सकता है, रिप्यूडिएट कर सकता है। और एक चीज बताती हूँ, अगर कोई प्रिंसिपल कोई एजेंट को अपॉइंट कर रहा है तो ऑलवेज ही विल मेक श्योर कि वो एजेंट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस ना करे, है ना।
जैसे अभी मैं एक एजेंट को अपॉइंट कर रही हूँ, मैंने कल ही ओमकार को बोला था कि एक और एक पर्सन को लेके आजा तेरे तेरे जैसा, है ना। सो वो टेक्निकली साउंड पर्सन मुझे चाहिए, कहीं और मुझे चाहिए, इसके लिए मैंने उसको एजेंट को अपॉइंट करने के लिए बोला। बट आई विल मेक श्योर जो पर्सन, जो एक्सवाइजेड पर्सन को ओमकार ने अपॉइंट किया है, वो क्या कहीं पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं ऐसा सोचूंगी कि वो कहीं पे काम ना करे तो मेरे लिए बेहतर है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस। बट अगर वो किसी मिस्टर ए के पास अगर लोगों का मनी कलेक्ट करता होगा तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो एनी प्रिंसिपल विल ऑलवेज मेक श्योर कि उसका एजेंट सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज बिजनेस ट्रिक। बोलो। हाँ, अगर आप सारी ड्यूटीज ऑफ एजेंट याद करने होंगे तो कैसे करोगे? कुछ मेमोरी ट्रिक बनाए या फिर अपन एक एक वर्ड को याद रखेंगे। जैसे ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, क्या मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करूं तो अपन रिकॉल कर पाएंगे? ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, रीजनेबल केयर, रेंडर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, communicate with principal, or I can say only communicate, not to deal his own account, then not to make secret profits, not to delegate, pay some received for the principal, not to use any confidential information. मेरे को यहाँ पे not to बहुत दिख रहा है। चलो, not to deal in his own account, not to deal in his own account, not to make secret profits, not to delegate work, and not to use any confidential information. एक लिस्ट बना ले क्या? क्या नहीं करना है बोलो? Not to do, make secret profits, not to delegate, or not to work in his own account. His मतलब कौन? एजेंट। और not to use any confidential information, duty not to make secret profits, not to delegate the work, not to work in his own account, and not to use any confidential information. क्या आपको ये चीजें रिकॉल हो गई? बोलो, सब लोग साथ में बोलेंगे। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, नॉट टू डेलीगेट, नॉट टू वर्क इन हिज ओन अकाउंट, एंड नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर से एक बार बोलोगे। ड्यूटी नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी नॉट टू वर्क इन हिज ओन अकाउंट, एंड ड्यूटी नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी थर्ड टाइम जरा आप लोग जोर से बोलना। बोलो, ड्यूटी नॉट टू सीक्रेट प्रॉफिट्स, डेलीगेट, नॉट टू डेलीगेट नहीं कर सकते, ओके। नॉट टू वर्क इन हिज ओन अकाउंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या ये चीजें रिकॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी? ठीक है। और क्या ड्यूटीज है कुछ ना करने के अलावा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? टू कम्युनिकेट with the principal, to take reasonable care of goods, correct? और क्या था? Render proper accounts, proper goods accounts, to communicate with the principal. प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, गुड्स का रीजनेबल केयर लो, और प्रिंसिपल को क्या करो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से
रेंडर करो, फिर से बोलो, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, गुड्स का रीजनेबल केयर लो, प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिंसिपल को रेंडर करो। प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो या प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेंडर करो। प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और प्रिंसिपल के जो गुड्स है उसका रीजनेबल केयर लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट द वर्क, ड्यूटी नॉट टू वर्क इन हिज ओन अकाउंट, ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ ये समझ रहा है? ठीक है, चलो लिखते हैं। राइट्स में पढ़ा दो क्या? चलो लिखो, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। मैं ज्यादा इसका नहीं लिखवाऊंगी, पहले अपन क्या करना है वो वाली लिस्ट बना लेंगे, फिर क्या नहीं करना है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। फिर मैंने जैसे बोला हिंदी में लिख सकते हो, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट दो, प्रिंसिपल के गुड्स का ध्यान रखो। दिस काइंड ऑफ memory tricks you can use to remember the things. Duty to follow instruction. Duty to follow instruction के आगे लिखो, agent should work at the direction of principal. Agent should work at the direction of principal. That's it. Next लिखो, agent should work at direction of principal. Agent should work at direction of principal. Next लिखो, duty of reasonable care and skills. Duty of reasonable care and skills. उसके आगे लिखना, the agent is always bound to act with reasonable diligence. Agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skills as he possesses. And to use such skills as he possesses. Such skills as he possesses. Number 3, duty to render books of accounts या duty to render proper accounts. Duty to render proper accounts. आज आराम से पढ़ेंगे अपन। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। कल बहुत ओवरलोड हो गया ना तुम लोगों को कि नहीं? हाँ, अच्छा लिखो, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स में लिखो, ऑन डिमांड, उसके आगे लिखो, ऑन डिमांड एजेंट शुड रेंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू प्रिंसिपल. बाद में लिखो, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल. ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल में लिखो, एजेंट शुड यूज
all the reasonable diligence agent should use all the reasonable diligence in communicating with his principal. In communicating with his principal. क्या करना है वो लिख लिया. उसमें एक लिखो, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड. नेक्स्ट बोल रही हूँ मैं ड्यूटी, नेक्स्ट ड्यूटी बोल रही हूँ. ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, वो बस उतनी ड्यूटी है, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है. नेक्स्ट ड्यूटी लिखो, मुझे नंबर बताते जाओ. ड्यूटी टू पे सम रिसीव फॉर द प्रिंसिपल. क्या नंबर है ड्यूटी का? नंबर क्या है? नंबर 6. ओके, नंबर 6 ड्यूटी लिखो, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. लिखो उन्नति, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. लिख दिए? कैसे क्या? पर क्या लिखना था वो कैसे पता चल गया? नहीं, सिर्फ हाईलाइट किया, उससे ज्यादा भी बता रही हूँ ना, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. हाँ, ड्यूटी नॉट टू मेक डील ऑन इज ओन अकाउंट के आगे लिखो, इफ एजेंट डील ऑन इज ओन अकाउंट, if agent deal on his own account without consent of principal, without consent of principal, two things. Number one, repudiate the transaction, and number two, यहाँ पे हाईलाइट किया है, चेक कर लो. नंबर 1, repudiate the transaction. नंबर 2, claim from the agent any benefit which may have resulted. मैं जब तक ना बोलूं तब तक मन से कुछ लिखा मत करो, फिर मिस हो जाता है तुम लोगों का. डन. नेक्स्ट लिखो, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. नेक्स्ट क्या, नंबर 8 है ना शायद, 7 नंबर, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. देखो, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल, relationship of principal and agent is fiduciary in nature. शौनक तेरी नोटबुक लेके इधर आ. Relationship of principal and agent is fiduciary in nature. Agent, दोनों, principal agent is fiduciary in nature and, और अभी का एजेंसी इनकम्प्लीट है मेरा पूरा बीच है हार्ट से है बाकी पूरा कंप्लीट है. relationship of principal and agent is fiduciary in nature. तो यहाँ पे लिख के क्या गिन के पेज छोड़े क्या? फिर ठीक, फिर लिख, fiduciary in nature. This requires, this requires good faith in conduct of agency. This requires good faith in conduct of agency. Therefore, conduct of agency. Therefore,
agent cannot make agent cannot make profit over and above agent cannot make profit over and above his agreed remuneration over and above his agreed remuneration. हो गया. नेक्स्ट नंबर 8 लिखो, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट के आगे लिखो, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट. agent cannot agent cannot employ agent cannot employ any sub agent cannot employ any sub agent to work in his behalf, to work in his behalf. As this is unlawful in nature. ड्यूटी टू पे, नेक्स्ट ड्यूटी बोल रही हूं, ड्यूटी टू पे, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड. हो गया. ओके. ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ड्यूटी नॉट टू यूज any confidential information received in course of agency. हो गया. क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव इन कोर्स ऑफ एजेंसी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ एजेंसी. अच्छा, टेल मी, आपको क्या लगता है, जैसे ड्यूटीज है वैसे व्हाट कुड बी राइट ऑफ एनी प्रिंस, राइट ऑफ एनी एजेंट. ड्यूटीज मतलब क्या, ऑब्लिगेशंस है, मुझे ये करना चाहिए, क्या राइट है, क्या हक है टू आस्क फॉर समथिंग. यस. sue for to indemnify any loss paid for. Okay, yes. और अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई लॉसेस पे किया रहेगा या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया रहेगा तो प्रिंसिपल से कंपेंसेट करवा के लेंगे. और क्या करेगा, व्हाट एजेंट कैन डू एल्स. yes, definitely agent can ask for his remuneration or his commission. yes. और consideration is not necessary, but if it is decided then he can ask for it, that is remuneration. और राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अकाउंट. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे 1 लाख रुपया रिसीव किया, उसके 10,000 रुपए आने हैं, तो क्या वो 10,000 रुपए काट के बचा हुआ अमाउंट दे सकता है प्रिंसिपल को. यस. सो ही कैन रिटेन एज मच एज ही अर्न और ही डिजर्व्स. नेक्स्ट इज राइट टू रिमोनरेशन. अगर इट इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एजेंट का कोई कमीशन है या रिमोनरेशन है तो उसको क्या है, वो मिलना चाहिए. देन एजेंट्स लीन ऑन प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी. कैसे, ये पॉइंट का मीनिंग मुझे समझाओ. करेक्ट, करेक्ट.
अगर एजेंट के पास, वेरी नाइस, लीन का मतलब होता है टू रिटेन द गुड्स, कब्जा करना। अगर प्रिंसिपल के पास, एजेंट के पास प्रिंसिपल के गुड्स है, ठीक है, एजेंट के पास लेट से प्रिंसिपल के 20,000 के गुड्स है, उसमें से 10,000 का एजेंट का सैलरी पिछले 3 महीनों से अटका के रखा है, तो कैन एजेंट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन दिस स्टॉक? क्या टोटल 20,000 या सिर्फ 10,000? वो मुझे क्वेश्चन करना है। क्या टोटल पे लीन कर सकता है एक्सरसाइज? क्यों सिर्फ 10 पे क्यों नहीं? वाई टोटल? सो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनीवे। 20,000 के स्टॉक पे वो बोल सकता है जब तक मेरा प्रीमोनरेशन नहीं देते तब तक ये स्टॉक मेरे पास रहेगा। Agent can say like this. So agent will have all option to exercise lien on principal's property. अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई लॉफुल एक्ट किए है, प्रिंसिपल के ड्यूज पे कर दिए, प्रिंसिपल के गाड़ी के चार्जेस पे नहीं है, वो चार्जेस पे कर दिए, मतलब कोई लॉफुल एक्ट किया, तो क्या एजेंट कैन रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल? डेफिनेटली ही कैन। प्रिंसिपल जो भी लॉफुल चीजें है ही कैन रिकवर। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर एनी एक्ट्स डन इन गुड फेथ। इन गुड फेथ मतलब मैं बोलूंगी इन इमरजेंसी और एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जैसे कि स्टॉक लेके जा रहा था एप्पल का और बारिश आने में है, तो उसने 500 रुपीज का कवर लगा के उसको क्या कर दिया, ही सेव्ड द स्टॉक फ्रॉम द लॉस, डैमेज होने से बचाया, पेरिश होने से बचाया। तो क्या वो 500 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो 500 रुपया एजेंट प्रिंसिपल से वसूल कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। दीज ऑल आर द राइट ऑफ एजेंट्स, these all are the rights of agent. Right to compensate for any injury caused by the principal's neglect. प्रिंसिपल की निग्लिजेंस की वजह से, जैसे कि प्रिंसिपल ने, अभी ये तो लायबिलिटी प्रिंसिपल का ही है, प्रिंसिपल ने स्टॉक का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या आग लग गई, उसके वजह से क्या हो गया, एजेंट का मतलब अल्टीमेटली प्रिंसिपल का जो स्टॉक है उसका नुकसान हुआ, तो और वो नुकसान अभी के लिए किसने पे किया? एजेंट ने पे किया। तो क्या प्रिंसिपल को उसको इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा? हाँ, प्रिंसिपल के निग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस हुआ है या फिर एजेंट को कुछ पे करना पड़ा है, तो देन प्रिंसिपल विल हैव टू कंपेंसेट दैट। नो, एजेंट के हमें ड्यूटीज समझ गए, एजेंट के हमें राइट समझ गए। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को सर्व करने के लिए तो एजेंट को हायर कर रहा है। जा स्टॉक देके आ, जा गुड्स परचेज करके आ, सेल करके आ, इसके लिए उसने एजेंट को हायर किया। तो प्रिंसिपल के थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या लायबिलिटी रहेंगे? क्या प्रिंसिपल का कुछ लायबिलिटी रहेगा क्या थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स? हाँ रहेगा। क्या रहेगा? लेट्स से एक प्रिंसिपल है और इसने गुड्स सेल करने के लिए एक एजेंट को क्या किया, हायर किया। ये शॉप पे बैठता है, एजेंट को क्या बोला, गुड्स को क्या कर दे तू, गुड्स को डिलीवर कर देना। एजेंट बोला ओके। ये कस्टमर है और ये एजेंट ने क्या किया, एजेंट के पास गुड्स कस्टमर का 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का एक, इमेजिन एक वॉशिंग मशीन है, 1,25,000 रुपए का एक वॉशिंग मशीन है, एजेंट के पास है। एजेंट क्या करने वाला है, कस्टमर को डिलीवर करने वाला है। एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक है थर्ड पार्टी। कस्टमर इज नथिंग बट अ थर्ड पार्टी, है ना। यहाँ पे जाते जाते अगर एजेंट से कोई गलती हो जाए, गलती हो जाए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या वो वॉशिंग मशीन है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, और इसके वजह से कस्टमर को 25,000 का नुकसान आया, क्या कस्टमर वसूल करेगा? नई नई चीज है, डिलीवर करते टाइम पे डैमेज हो गया, या ड्यू टू सम निग्लिजेंस ऑफ एजेंट कस्टमर को लॉस सस्टेन करना पड़ा, तो क्या वो कस्टमर 25,000 रुपीज प्रिंसिपल से वसूल कर पाएंगे?
क्या प्रिंसिपल का लाइबिलिटी होगा कि एजेंट का लाइबिलिटी होगा? बोलो। प्रिंसिपल का। क्यों? अल्टीमेटली एजेंट अगर कोई काम कर रहा है तो इट इज अज्यूम्ड एज इफ कौन काम कर रहा है? प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो ऑलवेज इन एनी सर्कमस्टांसेस जहां पे एजेंट के हाथ से मिसकंडक्ट हो, निग्लिजेंस हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसका रहेगा? प्रिंसिपल का रहेगा। क्या कस्टमर को, मतलब थर्ड पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि डिलीवरी गुड्स का एजेंट दे रहा है कि प्रिंसिपल दे रहा है। उसको अल्टीमेटली किससे फर्क है? मेरा डीलिंग किससे हो रहा है? प्रिंसिपल से हो रहा है। सो अल्टीमेटली उसको गुड्स से फर्क है ना? तो प्रिंसिपल विल ऑलवेज लाइबल टू third party, that is customer, for any act of the agent. Principal liability for the act of agent. Principal will be liable for the act of agent which are within the scope of his authority. जो अथॉरिटी उसके अंदर है वो स्कोप के अंदर वो क्या है? थर्ड पार्टी को लाइबल है। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। एजेंट के अथॉरिटी के अंदर जो है, मतलब प्रिंसिपल ने बोला है जा गुड्स को डिलीवर करके आ, तो क्या ये एजेंट के अथॉरिटी के अंदर है? उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। बट अगर कोई ऐसी चीज एजेंट ने कर दी जो कि उसके अथॉरिटी के बाहर है, एजेंट को परमिशन नहीं दिया था प्रिंसिपल ने, फिर भी एजेंट ने किया, अब हो गया लॉस। या फिर वॉशिंग मशीन डिलीवर करने के लिए एजेंट ने उसको स्पेसिफिकली एक रूट डिसाइड करके दिया था, बोले ये हाईवे है, यहाँ से जाना, रास्ते अच्छे हैं, गुड्स डैमेज नहीं होगा या लॉस सस्टेन नहीं करना पड़ेगा। बट ये एजेंट ऐसा आड़ा टेढ़ा रूट होके गया कस्टमर के पास, और गड्ढों की वजह से या खराब रास्तों की वजह से ये जो गुड्स है वो डैमेज हो गए। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ अथॉरिटी के बाहर काम किया है एजेंट ने, अथॉरिटी के अंदर काम नहीं किया है? आप कौन लाइबल होगा? आप कौन लाइबल होगा? एजेंट होगा लाइबल। When an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does, which is within the authority and can be separated from the part which is beyond the authority, so much only of what he does as within his authority is binding and between him and the principal. इसका मतलब है कि अगर सी एजेंट ने प्रिंसिपल का जितना भी अथॉरिटी है, जितना भी उसने क्या करके दिया, उसको बाइंड करके दिया है, वो फॉलो कंप्लीटली नहीं किया, तो देन कंप्लीटली किसको बेयर करना पड़ेगा? एजेंट को बेयर करना पड़ेगा। बट एजेंट ने क्या किया? आधे इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल के फॉलो किए और आधे खुद की मन की की। इफ इट इज सेपरेबल तो क्या होगा? आधा लॉस प्रिंसिपल बेयर करेगा और आधा लॉस एजेंट बेयर करेगा। बट इफ इट इज नॉट सेपरेबल देन होल लॉस एजेंट विल हैव टू बेयर दैट। इमेजिन करो ये सिचुएशन में, इमेजिन करो ये सिचुएशन में क्या हुआ है कि प्रिंसिपल ने जो अथॉरिटी दी थी, यहां तक तो उसने रोड सही लिया, यहां तक तो उसने सीधा रोड लिया, फिर यहां से अचानक बीच में शॉर्टकट के चक्कर में आड़ा टेढ़ा रोड ले लिया। तो यहाँ इफ इट इज सेपरेबल, जो प्रिंसिपल के अथॉरिटी के अंदर है या जो अथॉरिटी के बाहर है, अगर वो हम सेपरेट कर पाए तो पार्ट ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, पार्ट ट्रांजैक्शन के लिए एजेंट लाइबल होगा। बट अगर प्रिंसिपल के अथॉरिटी के बाहर है सारी चीजें, अथॉरिटी के बाहर है, एजेंट ने सुनी नहीं है, इट इज नॉट सेपरेबल, देन फॉर द होल ट्रांजैक्शन एजेंट विल बी लाइबल। ये देखो प्रिंसिपल एक है विथ अथॉरिटी और एक है विदाउट अथॉरिटी। विथ अथॉरिटी थर्ड पार्टी, always principal will be liable to third party. यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता। But if it is without authority, then we will have to check two things. What? दो चीजें कौन सी चेक करना है? सेपरेबल या नॉन सेपरेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल है, सेपरेबल है तो फॉर विल बी लाइबल प्रिंसिपल। पार्ट मतलब एग्जैक्टली 50% ऐसा नहीं, पार्ट का मतलब होता है जितना भी प्रिंसिपल का डायरेक्शन या जितना भी प्रिंसिपल का अथॉरिटी उसने फॉलो किया है
उतने तक ही प्रिंसिपल लायबल है, उसके बाद प्रिंसिपल अपने हाथ खड़े कर देगा, मैंने तो बोला था, तेरी वजह से लॉस हुआ, तू देख ले। सो पार्ट के लिए प्रिंसिपल इज लायबल, फॉर रिमेनिंग हाफ agent would be liable. What if it is not separable and agent does not follow the principal's authority? Then agent will be completely liable to the third party. क्या आपको ये ग्राफ से समझा? Next is consequences of notice given to agent. Any notice given to agent or information obtained by agent, provided it to be given or obtained in course of the business transacted by him for the principal, shall between the principal and third party have the same legal consequences as if he had given or obtained by the principal. इसका मतलब है अल्टीमेटली अगर प्रिंसिपल से नोटिस गया है एजेंट को, सो एजेंट से अल्टीमेटली क्या गया है, इंस्ट्रक्शंस गया है, सो एजेंट विल हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। एंड अगर एजेंट ने वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, मतलब क्या है, क्या प्रिंसिपल के अथॉरिटी के बाहर गया है, हाँ अथॉरिटी के बाहर गया है, इन दैट केस एज वेल एजेंट वुड बी लायबल एंड नॉट द प्रिंसिपल। क्या हो गया, सबके चेहरे से देखने जैसे बन गए, समझ रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन है चीजों का, रिपीटेशन है, जो हमने पहले 2-4 पेजेस में देखा है वही वही चीजें आपको आएगी, बट आगे के पॉइंट्स में वो डिटेल में दी है ना। इसके लिए मे भी आपको लगता होगा एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अभी तुरंत, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो मजा आएगा आपको। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर किसी एजेंट ने फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो प्रिंसिपल का लाइबिलिटी वहां पे खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली यस, अल्टीमेटली यस। Misrepresentation made or fraud committed by agent acting in the ordinary course of business for their principal have the same effect as that of the arrangement made by agent if such misrepresentation or fraud had been made or committed by the principal. But misrepresentation made or fraud committed by agent in matters do not fall within their authority, do not affect their principal. अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एजेंट के इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट, मतलब इन बिजनेस आवर्स में कुछ अगर एजेंट के तरफ से निग्लिजेंस हुआ है, एजेंट के तरफ से फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो थर्ड पार्टी के लिए ऑलवेज प्रिंसिपल वुड बी लायबल, always principal would be liable. But can principal compensate the money from agent? Definitely he will compensate. हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट तो बोलो, सबके मुंह ऐसे देखने लायक क्यों हो गए? सेकेंड और थर्ड पॉइंट को नहीं समझ में आया, ओके। सेपरेबल वाला, सेपरेबल वाला, ओके। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना, है ना, किसी को परमिशन देना। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि तू ऐसे ऐसे काम करना, तो एजेंट ने वही डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। क्या एजेंट अपनी मन की चीजें लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अब क्या है, एक प्रिंसिपल था, उसको वॉशिंग मशीन डिलीवर करना था टू हिज कस्टमर, ठीक है, तो उसने मिस्टर XYZ को अपॉइंट किया एज इज एजेंट, बोले जा मेरे डायरेक्शन पे या जा क्या करना, कस्टमर को वॉशिंग मशीन डिलीवर करके आ। बट बिकॉज ये क्या है, एक टाइप का मशीन है, ट्रांसपोर्टेशन में खराब होने के चांसेस है, तो तू क्या करना, ये जो हाईवे वाला रोड है ये रोड से जाना, लेट होगा जाने में लेकिन रोड अच्छा है, डैमेज होने के चांसेस कम है। तो एजेंट ने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। एजेंट ने क्या किया, वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी उठाई और वैसे की वैसे कस्टमर के पास जाकर दे दी बाय मेन रोड हाईवे, ठीक है। अभी हाईवे मेन रोड से जाकर देने के बाद भी क्या एजेंट ने सारे प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? हाँ किया। उसके बावजूद भी मशीन में थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो ये कस्टमर क्या वसूल करके लेगा? नहीं नहीं, मशीन है, कोई कस्टमर ऐसे थोड़ी छोड़ेगा,
आइदर डिस्काउंट मांगेगा या लेट्स से मशीन में थोड़ा सा डेंट चला गया, कस्टमर ने 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगा, जितना दिया है उससे ज्यादा, तो भी ये 1,000 रुपया प्रिंसिपल एजेंट से वसूलेगा कि तू लेके गया था बोले, कि वो खुद की जेब में से देगा? हु विल बी लाइबल? टेल मी, यू टेल मी प्रियांक, हु विल बी लाइबल? प्रिंसिपल विल बी लाइबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजेंट की तो कोई गलती थी ही नहीं, एजेंट वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बट विद इन हिज अथॉरिटी। प्रिंसिपल ने बोला गाड़ी लेके जा, रोड से गाड़ी लेके जा, वो वैसा कि वैसा गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड सिनारियो मैं बताती हूँ, प्रिंसिपल ने अभी भी डायरेक्शन दिया है, देख ये रोड से जाना, मतलब मशीन ज्यादा खराब नहीं होगी या फिर चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन एजेंट ने खुद का दिमाग लड़ाया, बोले अपन शॉर्टकट से जाएंगे, जल्दी काम खत्म करेंगे, तो उसने एक बहुत ही भयंकर रास्ता ले लिया, जो रास्ते में एकदम पूरे गड्ढे गड्ढे थे, पानी पानी था पूरे रास्ते में, और उसकी वजह से उसकी जो उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो जो मशीन है वो डैमेज हो गई, डैमेज होके वो मशीन को 10,000 का नुकसान पहुंचा, 10,000 का नुकसान पहुंचा। अभी ये केस में क्या कस्टमर वो नुकसान की भरपाई करके लेगा? हाँ करके लेगा। कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है, उसको अल्टीमेटली उसके गुड्स गुड कंडीशन में चाहिए। कस्टमर का फोन प्रिंसिपल को आया, बोले सर ऐसी किसी खटारी मशीन पहुंचाइए, हमने 1.5 लाख रुपए गिने हैं इसके लिए, बोले 10,000 की तो यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, तो क्या थर्ड पार्टी को एजेंट लाइबल है कि प्रिंसिपल लाइबल है? बोलो, बोलो तो सही, बोलो, हु विल बी लाइबल? Who will be liable? Principal will be liable. Okay, principal will be liable to to third party, right? But then will principal recover this amount? जब प्रिंसिपल को पता चला कि ऐसे अजीब रास्ते से लेके गए थे, जहां पे तो फुल चांसेस थे मशीन खराब होने का, स्पेसिफिकली, हाँ ठीक है, इट इज पॉसिबल, बट स्पेसिफिकली क्या है, प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन है, देख शॉर्टकट वाला रास्ता मत लेना, बहुत खराब है, ये वाले रास्ते से जाना, बट उसको जल्दी पहुंचना था, इसके लिए विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल उसने अपना दिमाग लगाया, तो अल्टीमेटली लॉस, भले ही प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को 10,000 रुपया दे दे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल वुड बी लाइबल, थर्ड पार्टी को क्या ही मतलब है, प्रिंसिपल के नाम से मशीन खरीदी है, बट क्या वो 10,000 रुपए का जो लॉस है वो प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में हुआ है, ये ऐसा माना जाएगा कि ये लॉस प्रिंसिपल के अथॉरिटी या प्रिंसिपल के डायरेक्शन फॉलो ना करने की वजह से हुआ है। बट क्या वो जो पहला 1,000 रुपए वाला लॉस था, क्या वो प्रिंसिपल एजेंट से वसूलेगा? ही कैनॉट डू दैट। तो क्या आगे बैठ रहा है पीछे बैठ रहा है? गौरव, तेरे को बोला था मैंने आगे बैठने का है, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, पहले उसके बाजू में आके बैठा, फिर पीछे चला गया, क्या चल रहा है तुम्हारा? इधर आगे आके बैठे थे, फर्स्ट बेंच खाली है, इधर का बेंच खाली है, थर्ड बेंच खाली है, जा आके आगे आके बैठ जा, बोलो। हाँ, और एक चीज उसमें, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का अथॉरिटी फॉलो किया है बट पार्टली, आधी उसकी सुनी आधी मन की, सो इफ इट इज सेपरेबल, अगर ये चीजें हो सकती है, तो इन दैट केस पार्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल का सुना लेकिन आधा अधूरा सुना, बचे हुए पार्ट के लिए जहां उसने प्रिंसिपल का नहीं सुना वहां पे वो लायबल है। बट व्हाट इफ इट इज नॉट सेपरेबल, सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो फाइंड आउट नहीं कर सकते कौन सा ये डैमेज फॉलो करने की वजह से हुआ, इंस्ट्रक्शन के डिसफॉलो करने की वजह से हुआ है, तो अल्टीमेटली फॉर होल द लॉस हु विल बी लायबल? प्रिंस एजेंट वुड बी लायबल, क्योंकि उसने प्रिंसिपल की अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया है। समझा ना? बहुत सिंपल है, विद अथॉरिटी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? विदाउट अथॉरिटी में। इफ इट इज विदाउट अथॉरिटी, तो हमारे लॉजिक के हिसाब से एजेंट लायबल होता है, क्योंकि उसने सुनी नहीं। हाँ, बट अगर आधी सुनी तो आधा प्रिंसिपल लायबल, बचे के लिए एजेंट लायबल। बट इफ इट इज नॉट सेपरेबल, इफ इट इज नॉट सेपरेबल, हम आधा आधा फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे, तो देन फॉर द होल एजेंट विल बी लायबल, क्योंकि उसने सुना है क्या? नहीं सुना, इसके लिए।
रस्ते के केस में इट वोंट बी सेपरेबल, इट वोंट बी सेपरेबल फॉर होल ऑफ द लॉस एजेंट विल बी लाइबल। प्रिंसिपल बोलेगा मैंने तो बोला था कोई दूसरा रास्ता मत लेना, क्यों लिया, अब भुगत। सी अभी हाँ एजेंट ने डिनाई किया, ओके। सो लॉ में क्या है, हम हर इंसान को बेगुनाह मानते जब तक वी हैव नो प्रूफ। तो until and unless principal have no proof about that कि बाबा वो रास्ते के सीसीटीवी एंड एवरीथिंग, तो जब तक प्रूफ नहीं होता प्रिंसिपल के पास तब तक वो इंसान बेगुनाह माना जाएगा, दैट इज एजेंट। एजेंट अगर प्रिंसिपल के पास कल जाके प्रूफ हुआ तो देन वो उसको लाइबल मांग सकता है। बट अगर एजेंट ने बोला सर मैं ये रास्ते से गया था और कोई प्रूफ ही नहीं है, तो देन प्रिंसिपल विल हैव टू बेयर। लॉ में ऐसा ही है, प्रूफ जब तक ना हो तब तक एक मर्डरर को भी एक नॉर्मल इंसान माना जाएगा। वी नीड प्रूफ फॉर एवरीथिंग इसके लिए। और क्या नहीं समझे भैया? थर्ड वाला पॉइंट, नोटिस ऑफ द एजेंट। ओके, अगर एजेंट ने कोई इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दी है, मतलब अल्टीमेटली एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल का कंसेंट लिया है। सर आपके डायरेक्शंस ऐसे थे, बेसिकली कम्युनिकेट किया, आपके डायरेक्शंस ऐसे थे बट इधर चक्का जाम है रोड, क्या मैं दूसरा रोड ले सकता हूँ क्या? ऐसे कम्युनिकेट करने पे अगर प्रिंसिपल ने उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, हाँ चल ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ, मैं रेटिफाई करता हूँ, तो ये केस में लॉस हुआ भी तो लाइबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल की। कम्युनिकेशन या नोटिस या कन्वे करना, अगर कन्वे करने के बाद प्रिंसिपल ने अप्रूव किया तो देन लाइबिलिटी वुड बी ऑफ प्रिंसिपल। इफ आफ्टर गिविंग नोटिस और आफ्टर कन्वेइंग अगर प्रिंसिपल ने अप्रूव नहीं किया तो देन लाइबिलिटी वुड बी ऑफ एजेंट, है ना? है कि नहीं गौरव? हाँ, क्या बोला मैंने? बोल। हम्म हम्म। क्या बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के कुछ हो सकता है? जैसे कोई एजेंट है, प्रिंसिपल का डेट सेटल करना है 10,000 रुपए का, एजेंट ने क्या कर दिया, परस्पर 10,000 रुपए का डेट सेटल कर दिया और वह आके प्रिंसिपल को मांग रहा है सर मैंने आपका 10,000 का लाइबिलिटी चुका दिया है, अब आप मुझे 10,000 का कंपेंसेशन करो। हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या ये विदाउट कंसेंट था? यस इट वॉज विदाउट कंसेंट। लिखते हैं, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। चलो लिखो। रिवाइज करेंगे। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एजेंट ने क्या नहीं करना चाहिए था मुझे बोलो? ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी नॉट टू वर्क इन हिज, ड्यूटी नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या करना चाहिए था? ड्यूटी टू इंस्ट्रक्शंस, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल care of goods or duty to act with reasonable care and skills, duty to render books of accounts, duty to communicate हो गया, duty to pay some received on account of principal after after some deductions, duty not to delegate authority हो गया। हाँ चलो, agent exercise right of lien, yes why? If principal does not pay any commission or remuneration, then agent will have all right to retain the principal's stock or property until and unless the remuneration has not been paid. थर्ड पार्टी को गुड्स ना दे, हाँ अटका के रखेगा, मतलब जब तक आप मेरा पैसा नहीं दोगे मैं आपके कस्टमर को गुड्स नहीं सेल करूंगा, बोल सकता है। कस्टमर से पैसा नहीं आया, कस्टमर से
हाँ, yes, he can say that because agent would always act in प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ना, तो पैसे कस्टमर से पैसे रिकवर करने के लिए जो बन पड़ेगा वो कर सकता है। प्रिंसिपल ने उसको ऑर्डिनरी कोर्स में फुल अथॉरिटी दिया हुआ होता है कि आप इसको इतना डिस्काउंट देना, कोई अच्छा कस्टमर है, क्रेडिटेबिलिटी अच्छा है तो डिस्काउंट ज्यादा देना, ऐसा वो कर सकता है उसके बिहाफ पे। चलो लिखो राइट्स ऑफ एन एजेंट, राइट्स ऑफ एन एजेंट। राइट्स ऑफ एन एजेंट, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 राइट लिखो, बोलो। हु सेड मैम? जस्ट अ मिनट। नंबर 1 right to retain out of sum received on principal's account. Point number 1 से हम उसमें से उसका रिमोनरेशन कमीशन जो भी बचा है वो ले सकता है, जो उसके ड्यूज है वो ले सकता है, जो उसने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो ले सकता है। फॉलोइंग पेमेंट्स, ये 3 टाइप की पेमेंट्स ले सकता है। मनी ड्यू टू हिम, मनी ड्यू टू हिम, एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम मतलब हु? एजेंट, हाँ। रिमोनरेशन पेबल टू हिम, दीज 3 पेमेंट्स ही कैन रिटेन। अगर उसने एडवांस दिया है, कोई खर्चा किया है, उसका सैलरी है, वो रिटेन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिख देना बाद में, और उसका एक्सप्लेनेशन मत लिखना, मैं डिक्टेट करूंगी। बोलो। यस, ऑल मनी ड्यू टू हिम, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, एंड थर्ड नंबर पे वो रिमोनरेशन पेबल टू हिम या पेबल टू एजेंट, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ये यूनिट बहुत लेंदी है। वी विल नीड दिस वीक, इट्स आज क्या थर्सडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होपफुली, ठीक है ना। अभी आज का छोड़ के 2 to 3 days वी विल नीड, बट वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, आइडिया नहीं आएगा नहीं तो। चलो, राइट टू रिमोनरेशन में लिखो, बस लिख के रखो, राइट टू रिमोनरेशन लिख के रख दो, मैं डिक्टेट करूंगी। छुट्टी वगैरह मिल गई क्या? हाँ, किसका? अगर तुम लोगों के पेरेंट्स का फोन आता है वो भी इमरजेंसी में, तो आप बाहर जाके फोन रिसीव करके आते हो, आ सकते हो। अदरवाइज किसी को फोन रिसीव करने को अलाउड नहीं है एक्सेप्ट पेरेंट्स। किसका फोन आया था? मम्मी का।
ठीक है, अदरवाइज आप बिना काम का बाहर जाके वीआईपी की तरह फोन नहीं उठा के आ सकते हो, ठीक है। कोई इमरजेंसी है तो ही, वो भी परमिशन लेके जाओ। डन। हाँ, नेक्स्ट लिखो राइट टू रिमोनरेशन। उसमें लिखो एजेंट इज for remuneration. Agent is entitled for remuneration unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed का मतलब होता है as per the terms and conditions of the contract. Unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed. Next right लिखो agents lien on principal's property. उसमें लिखो agent is entitled to exercise. Agent is entitled to exercise right of lien. Agent is entitled to exercise right of lien agent is entitled to exercise right of lien on principal's property for amount due to him. DUE, for amount due to him. For commission, advances, etc. For commission, advances, remuneration, etc. Number next. Number next. राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनीफाई भी लिख सकते हो। राइट टू इंडेमनिटी, तबीयत कैसी है सी आज? सर दुख रहा है। राइट टू इंडेमनिटी नेक्स्ट राइट लिखो। उसमें लिखो एजेंट हैव राइट टू, एजेंट हैव राइट ऑफ indemnification, agent have right of indemnification for lawful acts done by him, lawful acts done by him or any acts done in good faith, or any acts done in good faith to protect, or any acts done in good faith to protect principal from the loss. अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल रहेगा क्या? नहीं, प्रिंसिपल वोंट बी लाइबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट, आइदर इट इज एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। मतलब क्या है, प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी को मरवाने के लिए या किसी को हार्म करने के लिए, इंजोर करने के लिए अपॉइंट किया, बोले मैं तेरे को इतना कमीशन दूंगा या 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, जा उसको मार के आ। और एजेंट ने क्या किया, दूसरे पर्सन को इंजर्ड कर दिया, तो क्या वो क्लेम कर सकता है पैसा?
नहीं, अल्टीमेटली इट इज क्रिमिनल एक्टिविटी. It is not valid in eyes of law. वही पॉइंट में नीचे डैश करके एक एक्सेप्शन टाइप पॉइंट लिख देना, वही पॉइंट में. when one person employees another one, when one person employees another one, which is criminal, then employer is not liable to the agent. Employer मतलब कौन हुआ? प्रिंसिपल. देन एम्प्लॉयर ब्रैकेट में प्रिंसिपल लिख देना, इज नॉट लाइबल टू एजेंट. प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल टू एजेंट मतलब प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल टू पे एजेंट, और एजेंट कैनॉट sue फॉर द अमाउंट. लाइबल का मतलब होता है लाइबिलिटी अराइज हो गई, देना है किसी को. प्रॉमिस किया तो भी नहीं, एक्सप्रेस प्रॉमिस है तो भी नहीं, इम्प्लाइड प्रॉमिस है तो ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटी है. लिखो आगे, आइदर अपॉन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस, कुछ भी हो वसूली नहीं कर सकता. पुलिस ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो पुलिस ने कहा तो वो इलीगल वे से काम करते हैं पुलिस वाले कैसे रहता है तो हर एक फॉर दैट इट इज इलीगल परफेक्ट. अभी इलीगल है तो इलीगली क्लेम भी तो करेगा ना. अगर एजेंट ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए टेबल के नीचे से पुलिस को ब्राइब दिया, तो वो प्रिंसिपल को बोल सकता है सर देखो मैंने ब्राइब दिया इसके लिए, नहीं तो अपने गुड्स पहुंचते ही नहीं. तो प्रिंसिपल को भी टेबल के नीचे से देना पड़ेगा. अनलेस एंड अंटिल वी डोंट हैव प्रूफ, एवरी पर्सन इज अपने लिए एक ऑर्डिनरी नॉर्मल, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते या कोई कल्प्रिट नहीं है. एग्जैक्टली, बोथ विल बी पनिशेबल. बट वो पता चले तो ना, पता ही नहीं चला और ब्राइब दे दी भी, ले ली भी तो, जैसा कि बहुत होता है अपने यहाँ पे. इतनी चीजें है कि अपने को खबर नहीं होती है कानों कान. वैष्णवी एक क्वेश्चन था ना तुम्हारा वो, ठीक है. नेक्स्ट राइट लिखो, राइट टू कंपेंसेशन फॉर इंजुरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट. एवरी, उसके आगे लिखो राइट टू कंपेंसेशन फॉर इंजुरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट. उसमें लिखो एवरी प्रिंसिपल owns, OWES. Every principal owes to his agent the duty of care. Every principal owes his agent the duty of care and not expose him to unreasonable risk. Unreasonable risk. Principal must compensate. हाँ, उसकी आगे प्रिंसिपल मस्ट कंपेंसेट टू एजेंट. Principal must compensate to agent if any loss, if any loss arise by his misconduct. Misconduct. लाइबिलिटी तो थोड़ी थोड़ी हो गया है ना, बस लिखना बाकी है. कल इसके नोट्स बनाएंगे. चलो लेट्स कंटिन्यू विथ अ क्वेश्चन. कल ही क्वेश्चन ले लो, कल वाला ही क्वेश्चन.
प्रियांका बर्थडे है, चलो उसके बर्थडे के लिए कौन गाना आना गाएगा स्पेशल कुछ? हैप्पी बर्थडे गाना गा दो। क्या प्रॉब्लम है? इट्स एन एप्रिसिएशन ना, बर्थडे का विश होता है। हाँ चलो, आज अभी प्रियांका बर्थडे, इतना खुशी का मौका है, इसके लिए अपन स्टॉप करते हैं बस। हाँ, पूरे 4 मिनट, पूरे 4 मिनट। जब मैंने, अभी 27 हुए हैं, बट जब मैंने बोला तब 26 थे ना। सो 3 मिनट जल्दी छोड़ा है, वो भी राधिका मैम ने, तो वो बड़ी बात है, वो भी प्रियांक के बर्थडे के अवसर पर। तो अभी आप ही बोलते हो ना। वैष्णवी, क्वेश्चन लेके आओ। अभी सब लोग वो ग्रुप पे है, प्रसाद ग्रुप में है ना, सब लोग हैं। नोटबुक, पेंडिंग नोटबुक कंप्लीट करो अभी। आज वो जय शाह नहीं आया। मेरा सिर्फ टॉपिक का बचा था, मेरा पूरा बुक ठीक किया। अरे बाप रे, पूरा क्या करता रहता है? कहाँ का क्वेश्चन है ये? आईटीपी? आंसर उसने सही फ्रेम नहीं किया है, प्रोविजन रॉन्ग है, बट आधा मार्क मिला, इतना भी रॉन्ग नहीं है। एक्चुअली आई वांटेड दिस क्वेश्चन टू डिस्कस इन द क्लास, बट ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस आई विल राइट और कल सबको सॉल्व करने देती। 16 बराबर, अंडू इन्फ्लुएंस, 16 सेक्शन भी रॉन्ग लिखा उसने।